आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी बॉडी को कैसे आवेशित करेंगे, है ना, यानी कि चार्जिंग है ना ऑफ बॉडी। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अभी एक एक करके हम समझाएंगे। दूसरा आपका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इसको बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। और तीसरा और लास्ट जो मेथड है वो आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। तो किसी भी बॉडी को आवेशित करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। दूसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। और तीसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन कि किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को हम किस तरीके से प्रेरण द्वारा आवेशित करते हैं, उस बात को समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आज के कुछ समय पहले एक मूवी आई थी तेरे नाम करके, है ना, और उसमें से जो हीरो था उसका नाम था, क्या नाम था भाई? सलमान खान। और सलमान खान ने क्या किया था कि अपने बाल का स्टाइल, हेयर स्टाइल को इस तरीके से बना रखा था। याद है सभी को? हाँ, तो बना रखा था। तो उसमें क्या है कि उसके हेयर स्टाइल को देख के, है ना, उसके हेयर स्टाइल को देख के मतलब इस देश के करोड़ों युवाओं ने उसी तरीके से अपना बाल क्या किया था? बना लिया था। तो आप हमें ये बताइए, क्या सलमान खान सबके घर जाकर उनसे एक एक करके कह रहे थे कि भैया हमारी तरह बाल आप बना लीजिए? नहीं कह रहे थे ना। लेकिन क्या हुआ कि उनको देख के, है ना, सलमान खान को देख के इस देश के करोड़ों युवाओं ने उनकी तरीके से बाल बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि उनको देख के लोग प्रेरित हुए और उसी तरीके से अपने बाल बनाने लगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है आपका कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। मान लीजिए आपके पास ये इस तरीके से एक मेटालिक आयरन है, मेटालिक रॉड है। क्या है? मेटालिक रॉड है और ये पहले से आवेशित है। ठीक है, इस पे ढेर सारे ऐसे धन आवेश हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, ऐसे से करके ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, ऐसे से करके इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारे पास एक चालक है इस तरीके, एक मान लीजिए कोई आयरन है, मेटालिक रॉड हो गया, मान लीजिए ये आयरन है ना, ऐसे गोल पोर्शन का है। तो अभी क्या हो गया कि जब ये इसके पास नहीं रखा है तो इस पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। जितने प्रोटॉन थे उतने ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। ऐसे ऐसे बराबर डिस्ट्रीब्यूट थे। और हमने आपको बताया था कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन हैं, मान लीजिए एक आपका एटम है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो एटम आपका कैसा होगा? वह परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा। तो पहले इस तरीके से इस पे प्लस और माइनस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट थे। अब हम क्या कर रहे हैं, जब इसको लाके इस मेटालिक रॉड के पास रख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये एटम पे जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, यानी कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे और नेगेटिव चार्ज थे, तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठे हो गए, है ना।
क्या हुआ, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठे हो गए और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो इस एटम के दूसरी तरफ इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो हुआ क्या कि जिस तरीके से वहाँ इंडक्शन हुआ था, है ना, यहाँ भी वही हुआ कि जब मेटेलिक रॉड को हम इस एटम के पास ले जाते हैं तो पहले इस एटम पे जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे। लेकिन जब इस एटम को इस मेटेलिक रॉड के पास लाते हैं तो होता क्या है कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाते हैं और दूसरे पॉजिटिव चार्ज दूसरे। लेकिन अगर इस पर नेट आवेश की बात करेंगे तो अभी भी इस पर कुल आवेश कितना है, शून्य है, उदासीन है। लेकिन जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाते हैं और सारे के सारे प्रोटॉन पॉजिटिव दूसरे तरफ आ जाते हैं तो इसमें ये प्रकृति उत्पन्न हो जाती है कि किसी भी एटम से, किसी भी मेटालिक रॉड से अट्रैक्ट हो सकता है या फिर रिपल हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें ये प्रकृति आ चुकी है कि अब इस पे आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल काम कर सकता है। तो ये हुआ हमारा मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम समझते हैं घर्षण द्वारा आवेशन कि किसी भी वस्तु को कैसे हम घर्षण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल की क्लास में हमने इस तरीके से बाल पे इस मार्कर को या पेन को रगड़ा था, तो उसमें क्या हुआ था, उससे मार्कर से या पेन से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए थे, हमारे बाल में चले गए थे ना, और इस पर कौन सा आवेश आ गया था, धन आवेश आ गया था। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, दूसरे की बात कर ली जाए तो हमारे पास मान लीजिए एक कॉम्ब है और क्या हेयर है ना। अगर हम एक कंघी से बाल पे रगड़ते हैं तो उस पे जो आवेश आता है, कौन सा आवेश आता है, मतलब पॉजिटिव आ जाता है और कंघी से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, हेयर में। दूसरा क्या है आप जानते हैं, एबोनाइट की छड़ है ना, एबोनाइट रॉड। और क्या होता है, कैट स्किन, ठीक है, कैट स्किन, यानी कि एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली के खाल पे आप रगड़ते हैं तो वो भी क्या होता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कि किसी भी वस्तु को, किसी भी एटम को कैसे आप फ्रैक्शन के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। जो तीसरा मेथड है वो है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक एटम था, इस पर ढेर सारे प्लस चार्ज थे, ढेर सारे प्लस चार्ज थे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये उदासीन रहा होगा, जितने प्लस चार्ज थे उतने ही क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे। पहले जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे, तो वह उदासीन था। बाद में इस पे जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक एटम है जो कि कैसा है, उदासीन है। कैसा है, उदासीन है। और हम क्या करते हैं, इसको एक वायर के थ्रू जोड़ देते हैं, और जैसे ही हम इस वायर के थ्रू इसको जोड़ते हैं तो इसमें से जो है ये भी चालन के द्वारा क्या होता है, आवेशित हो जाता है। क्या होता है, आवेशित हो जाता है। अब कितने प्लस चार्ज इस पे आए होंगे, इस बात को हम कैसे डिसाइड करेंगे। क्या इस पे आधा जो है चार्ज इस पे चला आएगा, आधा प्लस इस पे चला आएगा, बताइए। हम ये नहीं बता सकते। जैसे इस बात को इस तरीके से समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक जार है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, ऐसे ऐसे करके पानी भरा है, ठीक। और एक दूसरा बर्तन है, इसमें भी थोड़ा सा पानी भरा है। हम क्या करते हैं, इन बर्तन को एक नली के द्वारा जोड़ देते हैं, एक नली के द्वारा जोड़ देंगे। तो क्या ये बताइए इसका आधा पानी इसमें चला आएगा, नहीं, इनका लेवल बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा पानी निकल के इसमें से इसमें आ जाएगा, इनका लेवल बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पानी का लेवल इधर था, लेवल इनका आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका लेवल आपस में बराबर हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से कंडक्शन में भी होता है, जितने चार्ज होते हैं उनके लेवल इक्वल होता है, ना कि आधे चार्ज उसमें दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये बात समझ में आई। तो ये तीन मेथड थे किसी भी बॉडी को चार्ज मतलब आवेशित करने को। पहला था प्रेरण द्वारा आवेशन, दूसरा था घर्षण द्वारा आवेशन और तीसरा था चालन द्वारा आवेशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं
कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ, आवाज़ नहीं करो, बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो इससे पहले आपने क्या सीखा कि अगर प्लस के पास यानी धनावेश के पास रखा जाए तो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर भागते हैं। अगर प्लस को प्लस के पास रखा जाए तो एक दूसरे से दूर भागते थे। इनके बीच में एक फोर्स काम करता था जिसको हमने नाम दिया था प्रतिकर्षण बल या रिपल्शन फोर्स। ठीक है, माइनस को हमने माइनस के पास रखा था तो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, और इसको भी हमने नाम दिया था कि इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, रिपल्शन फोर्स या फिर प्रतिकर्षण बल। और जब हमने माइनस चार्ज को प्लस चार्ज के पास रखा था तो इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा था वो कौन सा फोर्स था, अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि आकर्षण बल। इतनी बात तो हमने की थी कि अगर प्लस के पास प्लस रखा जाए तो इनके बीच में जो बल काम करता है उसको बोलते हैं आकर्षण बल, है ना। सॉरी, प्लस को प्लस के बाद पास रखा जाए तो इसके बीच में जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल या फिर रिपल्शन फोर्स। और ऐसे अगर माइनस को माइनस के साथ रखा जाए या फिर माइनस को प्लस के साथ रखते हैं तो फिर कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल। लेकिन इनके बीच में बल कितना काम करता है, उस बल की वैल्यू ही हम किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम से। अगर एक आवेश दूसरे आवेश को एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक आवेश दूसरे आवेश को पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है तो कितना बल लगा रहा है, उस बल का मान हम किसकी मदद से निकालते हैं, कूलाम के नियम से। तो चलिए देखते हैं, कूलाम के नियम को समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए ये Q1 है, हमारा आवेश Q1 है और ये क्या है, Q2 है। अब क्या होगा, ये चार्ज इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल या फिर रिपल्शन फोर्स इस तरफ लगाएगा ना। और इसको पढ़ने का तरीका होता है, मान लीजिए 1 के कारण दूसरे पे फोर्स लगाया जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं F1 2। ठीक, और ये वाला भी चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन फोर्स या फिर प्रतिकर्षण बल। तो जब ये इस पे लगाएगा तो ये भी कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो 2 के द्वारा 1 पे फोर्स लगाया जा रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे F2 1। इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी, मान लीजिए ये R दूरी पे रखे गए हैं। कितनी दूरी पे रखे गए हैं, R। तो कूलाम का जो नियम है, ये दोनों जो बल होते हैं ये परिमाण में बराबर होते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड में ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक, अब कूलाम के नियम से, कूलाम के अकॉर्डिंग, कूलाम ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, कूलाम के नियम से कूलाम साहब ने कहा कि इनके बीच लगने वाला फोर्स दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे इन्होंने कहा कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू क्या होगा, Q2 होगा। इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होता है, प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि अगर आप चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहे हो, चार्ज की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हो तो फोर्स भी क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो इनके बीच में काम करने वाला जो प्रतिकर्षण बल है, जो रिपल्शन फोर्स है, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से क्या करेगा, दूर भेजेगा, एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से दूर भेजेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब ही यही होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, और ये वैल्यू घटाओगे तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी। अगर ये वैल्यू आपने बढ़ाया, आवेशों का मान बढ़ाया, तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा, बढ़ेगा।
और अगर इनका मान घटाया, आवेशों की वैल्यू आपने घटाई, तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है। अब हम बात कर लें दूसरी कंडीशन। इन्होंने बताया, कूलाम साहब ने कहा कि इनके बीच लगने वाला बल इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ क्या चीज़, ठीक। अब देखिए ये r है ना, r स्क्वायर है। r स्क्वायर क्या है, इन आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है। और ये इसको बोला जाता है, इसको पढ़ा जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मतलब ये होता है कि अगर आप r की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो f क्या होगा, कम होगा। r की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं तो f क्या होगा, कम होगा। और r की वैल्यू आप घटाते हो, ये f क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये तो आपका मतलब हुआ व्युत्क्रमानुपाती का या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। अब इन दोनों संबंध को जब मिलाया जाता है, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, इनका केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ जो समझने वाली बात है, दुनिया में जब भी किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करते हो, ऐसा कहीं प्रोपोर्शनल का साइन हट जाए, मतलब लगा मिल जाए आपको, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ आपको एक कांस्टेंट मिलता है ना। कभी भी किसी भी कहीं भी आप फिजिक्स में देखोगे, अगर आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो आपको वहाँ इक्वल का साइन लगाना पड़ता है और फिर एक कांस्टेंट मिलता है। तो कूलाम साहब ने जो कांस्टेंट दिया था वो ये है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट के रूप में निकल के आता है जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, कोई बताए जरा। ये है आपका परमिटिविटी, अभी बता रहे भैया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और यहाँ आपका K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आगे जब हम आगे और चीज़ों को और नई चीज़ें सीखेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम परमिटिविटी आपको समझाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको समझाते हैं हम। अब देखिए, जैसे जब हम अपने क्लास में पढ़ रहे थे ना, 10th या 12th में, या हम क्या सभी लोग अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आपने देखा होगा कि पहले एक रेडियो हुआ करता था घर में, और रेडियो का जो साउंड हुआ करता था, स्पीकर बोलते हैं ना, उसके पीछे मैग्नेट रहता है गोल गोल सा। तो उसका छोटा सा टुकड़ा लेके और क्या करते हैं कि एक कागज़ ले लिया और कागज़ के नीचे इस तरीके से चुंबक को लगा दिया, और कागज़ के दूसरी तरफ हमने क्या किया, एक सिक्का रख दिया, है ना। कागज़ के दूसरी तरफ क्या रख दिया, सिक्का रख दिया। तो हम देखते हैं कि जब कागज़ दो भाई, एक कागज़ दो, पेज दो, एक पेज दीजिए आप लोग। ठीक है, अरे बड़ा ले लिए होते, ये कागज़ है। तो मान लीजिए इधर चुंबक रखते हैं और इधर सिक्का, तो हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ हम चुंबक को घुमाते हैं उसी पथ पे सिक्का भी क्या करता है, घूमता रहता है। क्या करता है, घूमता रहता है। अब क्या हुआ, मेरे दोस्त ने देखा ये जादू कर रहा है ना, तो उसने भी क्या किया, एक चुंबक लिया और सिक्का ले लिया और कागज़ ले लिया। उसने भी कहा कि देखिए हम भी जादू कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई रुक जा थोड़ी देर। मैंने क्या किया, एक किताब दे दिया मोटी सी, है ना, उसको एक किताब दे दिया। अब क्या हुआ, अब जब वो चुंबक को ऐसे घुमा रहा है तो कभी कभी सिक्का नहीं घूमता। सिक्का क्या हो रहा है, नहीं घूम रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब दो चुंबक और सिक्के के बीच में केवल एक कागज़ था, एक पतला सा कागज़ था,
तो जो है ये कागज़ उसको आकर्षण बल यानी कि उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को ज़्यादा परमिशन दे रहा था कि भैया हम आपको परमिशन दे रहे हैं, जितना मन कर रहा है उतना आकर्षण बल फोर्स लगाइए, अट्रैक्शन फोर्स लगाइए, और जहाँ जहाँ अपने साथ में सिक्के को घुमाना है वहाँ वहाँ आराम से घुमाइए। लेकिन जब हम पन्नों की संख्या बढ़ा देते हैं, पन्नों की संख्या बढ़ाएंगे, जब पेज की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तब अब वह जो है पेज उसको कम परमिशन देता है उस सिक्कों को चुंबक के साथ में घूमने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेज की संख्या कम हुई तो परमिशन ज़्यादा मिल रहा है एक दूसरे को अट्रैक्ट होने के लिए, और जब पेज की संख्या हमने बढ़ा दी तो परमिशन कम मिल रहा है कि वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करे और उसके साथ में घूमे। बात समझ में आया? ठीक उसी तरीके से इन आवेशों के लिए भी होता है। अगर मान लीजिए ये आवेश रखे गए हैं Q1 Q2, ये आवेश रखे गए हैं Q1 Q2, और इनके बीच में मीडियम क्या है? मान लीजिए एयर है या निर्वात है ना, वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। ये क्या है? वैक्यूम है। हमने दो चार्ज को रखा और इनके बीच में क्या है? वैक्यूम है, निर्वात है। फिर हमने क्या किया? दो चार्ज को लिया, कहाँ रखा? वायु में रखा। बैठ जाइए। फिर हमने क्या किया? इन दोनों चार्ज को लिया, कहाँ रखा? वायु में रखा। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? इन दोनों चार्ज को लेके पानी में रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं? इन दोनों चार्ज को लेके ग्लिसरीन में रखते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो अलग अलग होता है। निर्वात में अगर ये दोनों आवेश रखे गए हैं Q1 Q2, तो उस समय इनके बीच में प्रतिकर्षण बल, अगर दोनों एक जैसे आवेश हुए तो इनके बीच लगने वाला बल सबसे ज़्यादा होगा। यही होता है आपका परमिटिविटी, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है परमिटिविटी का। तो इतनी बातें समझ में आई आपको? यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे। अब देखिए ग्राफ, जब भी आप एग्जाम में कूलाम का नियम को डिफाइन करेंगे तो ऐसे प्रॉपर तरीके से करना है, ग्राफ भी बनाना है, फिर जो है एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होता है उसके बारे में बात करना है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। लिखिए आप लोग। दिख रहा है? यस सर। जल्दी करिए, मिटाते हैं फिर। नहीं सर जी। अरे अच्छा लिख लो भाई। इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम नोट्स भेज देंगे हिंदी वाला, ठीक है। और इंग्लिश वाला भी जिसको चाहिएगा वो इंग्लिश वाला, उसको इंग्लिश वाला मिल जाएगा। दोनों कंबाइन नहीं है? दोनों भेज दीजिए। हाँ दोनों भेज देंगे। मतलब कंबाइन करके नहीं निकाल? नहीं, अरे बराबर मिलेगा। इंग्लिश वाला तो अभी तुरंत मिल जाएगा, लेकिन हिंदी वाले के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अपना नाम क्लास लिख के भेज देना, ठीक है। मिटाएं? बातें समझ में आई कि कूलाम साहब बताते क्या है कि अगर दो आवेश है, अगर उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो बल की वैल्यू कितनी है ना, कितने बल से एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, उस बल का मान बताता है। या फिर अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो कितनी बल से वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, उस बल का मान बताता है कौन? कूलाम का नियम। F इक्वल टू 1/4 पाई, आवाज़ नहीं, एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ ग्राफ की बात करें तो यहाँ दो ग्राफ देखने को मिलता है। इधर हम फोर्स की बात कर ले रहे हैं, इधर हमारा फोर्स है और इधर क्या है? R है, डिस्टेंस है। तो F और R में जो ग्राफ बन के आता है वो इस तरीके से आता है। इसको ग्राफ ये कैसे बनता है हम आगे की क्लास में आपको अच्छी तरीके से ग्राफ बनाना बताएंगे, ठीक है। आगे की क्लास में हर एक पॉइंट को बताएंगे कि कैसे इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों आवेशी के बीच की दूरी, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी घटेगी तो बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा ना। दोनों आवेशों के बीच की दूरी घटेगी, यानी कि R की वैल्यू अगर हम घटाएंगे तो F की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो F की वैल्यू क्या होगा? कम होगा। यही ना बता रहा है ये ग्राफ।
दूसरा ये होता है, ये नहीं अगर समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम ग्राफ बनाना आपको सिखाएंगे तो अच्छे तरीके से इसको समझाएंगे। ये होता है एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। वैसे देखिए अगर r के बीच की दूरी घटेगी तो दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और अगर r की इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, यही ना होगा। दूसरा ग्राफ किसके बीच में बनता है, दूसरा ग्राफ ये यहाँ हमने ले लिया Q1 और ये क्या है Q2 है। इधर आपका क्या हो गया, F हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला था, यहाँ से दो बातें थी हमारे पास, है ना। इनके बीच में जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q1 और Q2, यही ना हुआ। जैसे जैसे हम Q1 Q2 का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर आपको ग्राफ यहाँ नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगली क्लास में हम प्रॉपर तरीके से कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बना है और ये ग्राफ इस तरीके से क्यों बना है कर्व की तरफ, हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लीजिए। नाट का डायमेंशन की बात करें, ठीक है, बीमा है ना, इसको बोलते हैं बीमा ही बोलते हैं ना, यस सर, बीमा। तो हमें एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना है तो इसको एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई के इंटू Q1 Q2 बाई r² इंटू F। ठीक है, अब यहाँ K है, K क्या है, K के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर होता है E अपान E नॉट, है ना। यहाँ ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे डिस्कस करेंगे। और ये भी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, इसका मतलब इसका कोई भी बीमा हमारे पास निकल कर नहीं आता। और ये देखिए आपका 4 पाई भी तो क्या है, एक कांस्टेंट ही है ना, तो इतना पूरा पोर्शन आपका क्या हुआ, डायमेंशनलेस हुआ, मतलब इसका कोई भी बीमा आपके पास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, यस सर, पक्का ना। अब आपके पास बचा क्या, केवल Q1 Q2 बाई r² इंटू F बचा, तो हम इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होगी, इसको छोड़ देते हैं। तो Q1 Q2 बाई क्या हुआ, ये r² इंटू F। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के लिए याद है, I बराबर Q अपान T, जानते हो ना। I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है, I बराबर Q अपान T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T, यही ना हो जाएगा। और I का जो बीमा होता है क्या होता है, एम्पियर, A से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइम का क्या होगा, T होगा। ऐसे ही बीमा निकालते हैं ना। तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इक्वल टू Q1 के लिए भी वही आएगा, A इंटू T आएगा ना, यस सर, इसके लिए भी आएगा A इंटू T, तो यहाँ हम लिखेंगे AT। इसके लिए क्या आएगा, A इंटू T, क्योंकि ये भी तो आवेश चार्ज ही आपका आवेश ही है, अपान R क्या है आपकी, R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस है, और उसकी बीमा क्या होती है, R की यम नहीं, यम मास होता है, द्रव्यमान, यल होता है, बहुत सही। तो ये होगा L² आपका। और बल का बीमा कितना होता है, याद है किसी को, फोर्स का बीमा, T के पावर माइनस, अरे बिल्कुल, ML T पे पावर -2, समझ में आया। अब इसको जो है और बेहतरीन तरीके से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका A², A इंटू A² होगा, T इंटू T क्या हो जाएगा, T²। ये ऊपर आएगा तो L पे पावर क्या हो जाएगा, -2, नहीं पहले देखो ये भी L है और ये L² है ना, तो L पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऊपर आएगा तो L पे पावर कितना होगा, -3।
ठीक है। और यम भी ऊपर लाएंगे तो यम पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यल हो गया। और टी को ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, टी पे पावर 2 हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से जब हम लिखेंगे तो ये होगा यम पे पावर -1 यम, और यल कितना हो जाएगा, -3, और टी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आपका यहाँ ए हो जाएगा, a²। तो ये एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा आपके पास, बीमा होगा। समझ में आया, देख लीजिए। तो आज जब भी आपके एग्जाम में कूलाम का नियम पूछता है तो प्रॉपर तरीके से आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले इस फिगर को बनाना है, फिर वहाँ प्रोपोर्शनली दिखाना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। उसके बाद उसको मिलाने के बाद आप फिर कांस्टेंट मिलेगा, और आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद इसका क्या दिखाना है, बीमा दिखाना है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल ही। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, है ना। और कल कुछ हम नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे।